के रेजिडेंस में, मैंने उस मीटिंग को देखा। अगेन एक बार रिवाइज हुआ, हाँ यार ये कुछ हो सकता है। मैं महीने में एक बार या 1.5 महीने 2 महीने में एक बार जयपुर आता था, सैटरडे संडे की छुट्टी में। मुझे मीटिंग देखने का मौका मिला जयपुर में तोतों का भवन में। मैं थोड़ा लेट पहुंचा था, नेगेटिव माइंडसेट से पहुंचा था। मैंने कहा पता नहीं ये कैसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, आप चेक करेंगे। वहां मैं गया तो मैं लेट था, इसलिए मुझे जगह नहीं मिली बैठने के लिए। एक जेंटलमैन ने मुझे बैठने की जगह दी अपनी। मैंने उसको बैठ के देखा, एक एओ उस बिजनेस प्लान को दिखाए थे। अरे यार ये अकाउंट्स का आदमी है। और यहाँ देखने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो आरएस भी है, एडवोकेट भी है, डॉक्टर भी है, क्या बात है। तब मैंने उसको देखा तो समझ में आया कि ये संभव है। ये बिजनेस ट्रैक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहते हैं। जो अपडेट करता है वो आगे बढ़ जाता है, जो अपडेट नहीं करता है वो पिछड़ जाता है। दकियानुसी दिमाग कभी भी प्रोग्रेस नहीं दे सकता दोस्तों। मैंने इस बिजनेस को वहां देखने के बाद इंटरवल में मेरे अपलाइन मुझे मिले, स्पॉन्सर मिले, मिस्टर सुभाष। उन्होंने कहा इंदुरे जी बिजनेस मीटिंग देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। बोलो क्या बिजनेस करोगे? मैंने कहा हाँ। बोलो किसके साथ करोगे? मैंने कहा अभी डिसाइड नहीं किया है। उसके बाद एजुकेशन पार्ट शुरू हो गया, 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद। मीटिंग खत्म होने के बाद वो फिर आया अपनी टीम से, मुझे मिला, यार बताया कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कर लेंगे। मेरे उनकी तरफ कोई 7,000 रुपये बकाए थे। मैं उन लोगों में से रहा हूं जो अपने मूल काम के साथ कुछ करने का प्रयास हमेशा करता रहा है। 8th में पढ़ता था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। 11th करने के बाद मुझे 3rd ग्रेड की नौकरी मिल गई थी। नौकरी उसी स्कूल में मिली जहां मैं दंगा करता था। मुझे एक चीज समझ में आई कि यार अभी तो तेरे खेलने के दिन थे, तेरे को क्या गड़बड़ कर दिया। थैंक गॉड वहां से मैंने सबक लिया। एजुकेशन मैंने अपनी सर्विस के साथ कंटिन्यू रखी। ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 5 साल की सर्विस को, एजुकेशन की सर्विस को मैंने रिजाइन किया और मैं रेवेन्यू में आया। जो व्यक्ति 10 से 5 काम करता है वो जिंदगी को एवरेज जी सकता है, लेकिन जो इसके आगे या पीछे कुछ समय और काम करता है वो जिंदगी को बेटर बना सकता है। ये चीज मुझे समझ में पहले ही आ गई थी, बहुत पहले ही आ गई थी। उसके पीछे एक लॉजिक था। मैंने अपनी लाइफ को खुद आगे बढ़ते देखा था। उसे संभालने के लिए मेरे पास कोई कोई ऑप्शन नहीं था अलावा मेरी वाइफ के। मेरे घर की मेरी वाइफ है। मैंने पैसा जरूर कमाया, लेकिन उसे कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ कैसे लगाना है, ये मेरी वाइफ ने काम किया और मैं आज उससे सुखी हूँ। उस पैटर्न से मैं इतना सुखी हूँ कि थैंक गॉड ऐसी वाइफ सबको मिलती रहे। यहाँ पे मैंने उस प्लान को देखने के बाद डिसाइड किया कि मैं ये करूंगा। प्लानिंग किया, डी से मैंने ट्रांसफर लिया, रिको में मैं डेप्यूटेशन पाया। क्योंकि प्रशासक और प्रजा के बीच में एक लेयर होती है, जिसे जो भी तोड़ता है वो दुख पाता है। मैं उसे नहीं चाहता था कि मैं इसे तोड़ूं, इसलिए मैं डेप्यूटेशन पर रिको में आ गया। जिंदगी 3 साल बाद बदल गई, क्योंकि वहां पे वर्किंग डे में 10 से 5 की नौकरी के अलावा सवेरे मेरा था, 10 बजे तक का समय, 6 बजे बाद मेरा था। हॉलीडे मेरा था, और मूड नहीं है तो टेलीफोन पे वर्किंग डे भी छुट्टी पे के साथ मेरा था। मैंने इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों इसको पहले चेक किया। ऐसा नहीं मैंने इसको इसको आंख मीच के शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि मुझे ये चीज समझ में आई कि इसमें खरीद फरोख्त से पैसा आता है ना। मुझे समझ में आया कुछ और चीज है ये, जिसे एनालाइज कर रहे हैं। पैसे से अलग कुछ चीज है ये, जिसे समझना पड़ेगा। और संगत में मैं हमेशा रहा, इसलिए मुझे वो चीज समझ में आती चली गई। मैंने दर्पण सुधा मिस्त्री की सेमिनार देखी, मुझे समझ में आया पैसे की वैल्यू क्या है। मुझे इंद्रजीत जैस्मिन की सेमिनार देखने का अजमेर में मौका मिला। मुझे समझ में आया कि इसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि वो 10 पढ़ा लड़का, जिसकी माँ ने कुंडलों को बेच करके अपने बेटे को ज्वाइन कराया था, उसमें किट आती थी। मैंने जयपुर में कुलीन देसाई की सेमिनार देखी, 10 पॉइंट ऑफ सक्सेस। मुझे समझ में आया जिंदगी कुछ और ही है। उस सेमिनार देखने के बाद मेरे दिमाग के तंतु खुल गए। थैंक गॉड मुझे वो लाइफ समझ में आ गई जो इसके अंदर थी। मैंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कंटिन्यू सिस्टम में अपना आप को इन्वॉल्व किया। मैं सेठ मार्टिन की किताबें पढ़ता था,
मैं कैसेटें चलती थी, उस समय कैसेटें सुनता था। मैं पर वीक अलवर जाता था। मैंने मंथली पास बनवा रखा था जो 4 दिन काम आता था, हॉलीडे में काम आता था। विदेश अलवर गया, अलवर से रामगढ़ गया, रामगढ़ से बहरोड गया, बहरोड से हरियाणा में गया। जयपुर में बिजनेस किया। अभी मैडम जो पोस्टिंग कर रही है वो मेरी पिलर है। उनके अपलाइन जो थे वो स्वर्गवास हो चुका है उनका। वो कॉलोनाइजर थे, प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम था उनका। प्रोडक्ट की पावर, उनको वो चीज समझ में आई कि अच्छे प्रोडक्ट है, उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया। काफी बड़ी टीम यहाँ पे है कि वो कानपुर चली गई, यूपी में चली गई। कुल मिलाकर के ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां पे आप अपनी प्रोग्रेस को जितना चाहो उतना डेवलप कर सकते हो। और ये चीज मुझे समझ में इसलिए आ गई थी कि मैं प्रैक्टिकली जीवन को ऐसे ही जी रहा था। जब मेरी सैलरी 3,000 4,000 रुपए थी तब भी मैं पार्ट टाइम करता था। तभी मैंने 15 15 20 20 हजार रुपए नंबर 1 में अर्न किया है। ये बिजनेस मिलने के बाद हम्म 2005 2006 में बना रही हमने हूँ। अपनी सैलरी को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करना मैटर नहीं रखता। मैटर ये रखता है कि मुझे वो चीज समझ में आ गई कि जिंदगी पर कंट्रोल आप अपना स्वयं का डिसाइड कर सकते हो। ये बिजनेस नहीं अलादीन का चिराग है। ये आपको पैकेज ऑफ लाइफ देता है, बैलेंस लाइफ देता है, जिसमें पैसा है, समय है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, पहचान है, सम्मान है, सिक्योरिटी है। ये बिजनेस दिमाग से नहीं दिल से होता है। हमने इसको दिल से करने का पूरा प्रयास किया, कंप्लीट प्रयास किया। हमारे साथ विडम्बना ये थी, चैलेंज ये था कि हमें लोग मना भी नहीं करते थे और हाँ भी नहीं करते थे। हमें लोग हाँ जो करते थे या तो शर्म से करते थे, या उम्र से करते थे, या रिलेशन से करते थे, या कैडर से करते थे। लेकिन हम इस चीज को क्लियर कर देते थे कि ये बिजनेस है भाई, यहाँ पे शर्म की जरूरत नहीं है, कैडर की जरूरत नहीं है। हमने इस बिजनेस को करने के लिए सिस्टम को समझा। हम जब कैसेटें सुनते थे, हम जब सीडी वो मीटिंग अटेंड करते थे, जब हम विनोद जी के पास जाके बैठते थे, हर वीक जाते थे, जब हम सचिन शर्मा जी से मिले, राम राकेश जी से मिले, तो हमें समझ में आया कि बिजनेस वंडरफुल बिजनेस है। अपलाइन समय समय पे जयपुर में संभालने के लिए आते थे, सर्विस देते थे। सारी एलोस का मेरे बिजनेस में कमाल का हाथ रहा है, कमाल की प्रोग्रेस के लिए कंट्रीब्यूशन रहा है, आज भी है। क्योंकि मेरी एज तो बढ़ती जा रही है। हमने जब बिजनेस शुरू किया था तो थोड़े से प्रोडक्ट थे, सिस्टम भी बहुत बहुत बड़ा नहीं था। क्योंकि एनआरआई आते थे, आधे इंग्लिश में बोलते थे, आधे हिंदी में बोलते थे। फिजिकल मीटिंग होती थी लेकिन जुनून था, इसलिए हम जाते थे। हमने उस फेज को भी हमने सहा है, जहां हम 6 6 7 7 किटें लेके जाते थे, बसों से जाते थे। हमने उस अवसर को भी कैश कराया है, जहां हम सवेरे 5 बजे निकल के जाते थे, रात को 2 बजे जयपुर में पहुंचते थे। यस, सफलता कोई बरमाला नहीं है जो गले में आके लग जाएगी। सफलता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, या संघर्ष भी नहीं है। अंतर सिर्फ यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए आप दिल को कितना खुला रखते हो। ये खेल खेल में होने वाला बिजनेस है। राजा नरेंद्र कहते हैं इसे एंजॉय करो, ये कल लौट के नहीं आएगा। सरजीत गोल्डी कहते हैं इसे एंजॉय करो। लोग क्या कहते हैं कोई मैटर नहीं करता। एक फैक्ट्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। यदि निर्माता द्वारा बनाया गया सामान, उसकी आपको पार्टनरशिप मिलती है, और आपका दायित्व सिर्फ इतना है कि आप सामान को यूज कर लें, अच्छा लगे तो चालू रख लें, बुरा लगे तो मुझे लौटा दें। क्या मुश्किल काम है? उसके बाद यदि आप पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को समझने का प्रयास कर लें। सिस्टम आपको समझाने के लिए तैयार है कि तुम कौन हो। जिंदगी छोटी सी है दोस्तों, उसे घटिया नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने जिंदगी का एक लेखा जोखा पेश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप इसे नोट करेंगे। माना एक व्यक्ति की उम्र 100 साल, मान तो सकते ही है ना। 0 से 25 साल तक उस व्यक्ति की उम्र खत्म हो जाती है। समय बीत जाता है अपने आप को स्टैंड करने और एजुकेशन लेने में। 25 साल
उसकी कोई एक्टिविटी इसके अलावा नहीं होती कि वो बड़ा हो रहा है 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का, और वो एजुकेशन ले रहा है, पहली, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, एमए, बीए, डिप्लोमा, डिग्री जो भी है। उसके बाद उसकी लाइफ शुरू होती है, वर्किंग लाइफ शुरू होती है। पहले ये 20 साल में शुरू हो जाती थी, मेरी तो 20 में शुरू हो गई, 18 में शुरू हो गई थी। मैंने तो 18 साल 2 महीने की एज में उसी स्कूल में ज्वाइनिंग कर ली थी जहां पे मैं दंगा करता था, और मैंने वो चैलेंज को फेस किया, उस सिचुएशन को फेस किया। जब मैं बोर्ड पर सवाल प्रॉब्लम को सॉल्व करता था, लिख रहा होता था, तो मेरे को बोर्ड पर लोगों की चौक लगती थी, लड़कों के, बच्चों के चौक लगती थी, क्योंकि बच्चे मेरे सारा बराबर के थे। क्योंकि जब मैं पढ़ता था उस क्लास में, मैं टीचर से पहले सवाल अपनी नोटबुक में सॉल्व कर देता था, और पढ़ाने वाला टीचर मुझसे बड़ा परेशान रहता था। मैं हकीकत बोल रहा हूं आपसे। जब मैंने इसको फेस किया तो मुझे समझ में आ गया कि जिंदगी बूम रंग रंग है, वही मिलता है जो आप देखते हो। खैर आगे बढ़े। बिजनेस को हम करते रहे। करने के लिए बहुत कुछ नहीं है इसमें। आपको सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसमें क्या, हर ही काम में जिसका वो सिस्टम है, उस सिस्टम से आपको काम करना ही होगा। 10 से 5 की नौकरी में मैं ऐसा नहीं कि 15 बजे जाऊं, सॉरी 3 बजे जाऊं, या 2 बजे जाऊं, या नहीं जाऊं और उसके बाद नौकरी चल जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेम वही बात यहाँ पे है। पार्टनर बोल रहा है कि आप यूज करके देखना, अच्छा लगे तो चालू रखना, बुरा लगे तो लौटा देना। और यदि आपको थोक में व्यवसाय करना है तो अपने आप को समझने का प्रयास करना। उसके लिए सिस्टम है, उसके लिए सीडी है, उसके लिए बुक्स है, उसके लिए मीटिंग और फंक्शन है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए आपकी एलओएस है, आपका स्पॉन्सर है, आपका मेंटर है। दोस्तों, ये एक ऐसा बच्चा है, यदि आज इसकी परवरिश कर लेते हैं तो ये आपको हर समय, हर स्टेज पे आपके काम आता रहेगा। आपके जाने के बाद आपके बच्चों के काम आता रहेगा। ऐसा बच्चा यदि पाल लिया जाए, तो यहां से भी एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये लोगों के काम आएगा। आपकी मदद लोगों के घर में खुशहाली आएगी। दिल से करो तो सही। दिल का खेल है, सारा खेल दिल का है, और कुछ है ही नहीं। क्योंकि इसमें डिग्री नहीं चाहिए, इसमें पूंजी नहीं चाहिए, इसमें जगह की बंदिश नहीं, इसमें समय की बंदिश नहीं है। यदि ये होती तो मैं इस बिजनेस में नहीं होता, क्योंकि मैं 24 घंटे का नौकर था। मुझे मिलने वाली सैलरी मेरे घर की परवरिश करने में बेमुश्किल से सार्थक थी। हाँ, मैं वापिस उसी टॉपिक पर आता हूँ। 26 साल के, 25 साल के बाद बंदा एक्टिविटी करना शुरू करता है, 60 साल में बंद हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है। जिस दिन मैं 60 साल का हुआ, मुझे उससे 5 दिन 4 दिन पहले एक लेटर मिल गया था कि मिस्टर इंदौरिया, आपको 1 तारीख से ऑफिस में आने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 60 साल तक के बाद रिटायरमेंट किए जा जाती है, रिटायर हो जाता है। मजबूरी अलग बात है, वरना प्राइवेट सेक्टर में भी यही बात होती है। मजबूरी अलग बात है, वरना तो कोई बिजनेस वगैरह, एकल बिजनेस है, ट्रेडिंग का करते हैं, तो वो भी यही बात है। 60 के बाद में 80 तक रेस्ट की लाइफ होती है, रिटायरमेंट लाइफ होती है, एंजॉय करने की लाइफ होती है। और उसके बाद 80 के बाद जो लाइफ होती है, 100 साल मानिए उम्र, वो जीएसटी की लाइफ होती है, वो काटने की लाइफ होती है। कहो तो सुनाई देना कम पड़ जाए, कहो तो दिखाई देना कम पड़ जाए, कहो तो भोजन की नलियां, भोजन एक्सेप्ट करना कम कर दे, कहो तो बाथरूम में बैठा रहना पड़ जाए, और कहो तो क्या कहो, जीने वाला व्यक्ति रोज न सवेरे अरदास करता है उससे, जो सबको बनाता है, सबको लेता है, समेटता है, हे प्रभु अब तो उठा ले यार, और कितनी परीक्षा लेगा। जीएसटी की लाइफ एक सीढ़ी है, पछतावा। यदि आप उस पछतावे की सीढ़ी को ढूंढते हैं, यदि आप उससे रिग्रेट से बचना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है आपके सामने, अलादीन का चिराग, ये बिजनेस। अब वो 25 प्लस के बाद में 60 साल तक के जीवन का लेखा जोखा क्या है वो सुन लीजिए। थोड़े से लोग, 1-2% लोग तो ऐसे होते हैं, इनके पास समय बिल्कुल नहीं है, मरने के लिए भी नहीं है, पैसा हो सकता है, वो सफल डॉक्टर हो सकता है, वो सफल
एडवोकेट हो सकता है, वो सफल इंजीनियर हो सकता है, आज के सफल पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। 1% लोग। पैसा है, समय नहीं है, मरने के लिए भी नहीं है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास समय ही समय, पैसा नहीं है। इंडिया में औसतन उनकी पॉपुलेशन 20% के आसपास है। समय ही समय है। हाँ, 24 घंटे समय ही समय है उनके पास, लेकिन पैसा नहीं है। कहाँ मिलेंगे? किसी पार्क में, किसी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में, किसी ब्रिज के पुल के अंदर, किसी बेंच पे, किसी संगत में, किसी पंगत में, किसी घर के सामने मिल जाए। हाँ, समय है, खूब समय है, पैसा नहीं है। थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास समय और पैसा दोनों लिटिल है, लिटिल लिटिल टाइम, लिटिल मनी। हाँ, मरने की फुर्सत नहीं है, टका खाने को नहीं है। हम उनमें थे। हाँ, 30 दिन कम घिसने के बाद मुझे सैलरी मिलती तो अगले 30 दिन चलते थे। थैंक गॉड कि मैंने वो 10 से 5 की लाइफ के साथ एक्स्ट्रा करने का न केवल प्रयास किया बल्कि किया। मेरी वाइफ ने भी किया, इसलिए हम संतुष्ट थे अपनी लाइफ से, है ना। तो ये तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो जिंदगी को ढोते हैं, और चौथी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास पैसा है, समय है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, पहचान है, सम्मान है, लेगेसी है, देश विदेश की यात्राएं का मौका है। यू आर द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। थैंक गॉड कि हम उसके पार्ट हैं। इस बिजनेस को हमने नौकरी के साथ सुबह शाम का टाइम निकाल करके छोटे छोटे काम, लोगों की लिस्ट बनाई। ये सिस्टम है, ये बेसिक है। किसी को प्रीजज नहीं किया, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया, क्योंकि बार बार अपलाइन द्वारा यही बताया जाता था। तो जब एक चीज समझ में आने की है, समझी जा सकती है, समझ के देखनी चाहिए। लोगों की लिस्ट बनाई, उन सब के नाम लिखे जिनको हम अपने उसमें पहचानते थे। वो फ्रेंड हो सकते हैं, वो रिलेटिव हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन के साथी हो सकते हैं, इलाज हो सकते हैं, वो एजुकेशन के दोस्त हो सकते हैं, वो सर्विस के दोस्त हो सकते हैं, वो अपने डायरेक्ट सर्विस एज में इफेक्टिव होते हैं जिनसे आप वो हो सकते हैं। नॉन लिस्ट बनाओ। उसके बाद में हमने लिस्ट बनाई, हमें बताया गया अपलाइन के द्वारा कि उन्हें इन्वाइट करो, हमने इन्वाइट करना शुरू किया। मैंने बताया ना, मेरे साथ तो प्रॉब्लम एक और भी थी, मुझे लोग ना भी नहीं करते थे, राह भी नहीं करते थे, या लोग हाँ करने के लिए आगे से आते थे लेकिन उनका इरादा कोई दूसरा होता था, जो मैं उसे क्लियर कर देता था। भाई, यहाँ पे हम पार्टनर होंगे, यहाँ पे हम जो है यात्रा पे चलेंगे, हमारी यात्रा होगी, यहाँ हम टूटी टूर पे नहीं जा रहे होंगे, और यात्रा में सब समान होते हैं। कुल मिलाकर के लोगों को बताना शुरू किया, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया। हाँ, ऐसा थोड़ी एक सभी जो है नहीं समझेंगे। ये जरूर है, आप मार लो, ठोक लो, कूट लो, पीट लो, प्रकृति का जो सिस्टम उसके तहत 80% लोग वो काम करेंगे जिसमें 20% की दखलंदाजी होगी। 20% गवर्न करेंगे, और 20% लोग वो काम करेंगे जिनमें वो खुद गवर्न करने के आदी होंगे। तो यहाँ पे लोगों को बताना शुरू किया। अपलाइन ने बताया कि बोलो लोग मना करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि आप उस मना को कैसे स्वीकार कर पाओगे, वो सिस्टम आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, लोगों से मिलना शुरू किया, बताना शुरू किया, ज्वाइनिंग शुरू हुई। बहुत से लोग तो अपने मोबाइल को डाइवर्ट मोड पर डाल देते हैं, अभी भी होता है। इतने बिजी हो जाते हैं, पता नहीं वो विदेशों में कहीं राजदूत है क्या, पता नहीं। हाँ, वो फोन उठाते ही नहीं है। और डे उठाने की वजह क्या है? गिल्टी कॉन्शियस, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं जो करना जरूरी है। जवाब क्या दें? ये विडम्बना है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए नॉन है, और आप लयबद्ध होते जाएंगे बुक सीडी मीटिंग के माध्यम से, आपकी धुन क्रिएट होने लग जाएगी, तो आपको प्रोग्रेस के लिए अननोन है, जो आपको किसी बस स्टैंड पर मिलेंगे,
जो किसी रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, जो किसी मुसाफिर खाने में मिलेंगे, जो किसी बाग में मिलेंगे, जो किसी क्राउड में मिलेंगे। हैं अनजान मुर्दे को चार उठाना कंधा देने वाले लोग मिल जाते हैं इंडिया में। तो छह जीनियस लोग आपके लिए हैं, हमारे लिए हैं। बशर्ते कि वो बिलीफ हमारे पास होना चाहिए। वो बिलीफ कब आएगा? जब हम सिस्टम में होंगे। और वो सिस्टम के लिए हमें एक्सरसाइज करनी होगी, हमें एक्टिविटी करनी होगी। आधे घंटे हम बुक पढ़ते हैं, आधे घंटे हम सीडी सुनते हैं, सप्ताह में 1-2 मीटिंग जो डिसाइड होते हैं, मीटिंग अटेंड करते हैं, अपलाइन की काउंसलिंग में रहते हैं। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। ये तो सिंपल सा काम है, व्यवहार का काम है। बिजनेस में उपभोक्ता और निर्माता दो पार्टनर है। उपभोक्ता यूज करेगा, निर्माता बनाएगा, उपभोक्ता यूज करेगा, निर्माता बनाएगा, निर्माता यूज करे बनाएगा, उपभोक्ता यूज करेगा। मीडिएशन की जरूरत क्यों थी? क्योंकि बीच में डिस्टेंस थी, दूरी थी। तो दुकानों की श्रृंखला बनी, उस दूरी को कवर करने के लिए पैसे ने काम किया, मॉल बन गए। उस दूरी को और कवर करने के लिए .com आ गया। और उस दूरी को कवर करने के लिए दो जीनियस लोग आगे, जेवन एंडल, रिच डेवर्स। उन्होंने देखा कि क्यों नहीं इस सिस्टम में हम पार्टनर उनको ही बना दे जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जो इसमें खर्च करते हैं। क्यों नहीं उनको इन्वेस्टमेंट का रास्ता दे दिया जाए? क्यों नहीं उनको कंज्यूमर की जगह प्रोज्यूमर बना दिया जाए? कितनी बड़ी पावर है आपके पास। एक इंडस्ट्री जो 110 देशों में रन करती है, 450 प्रोडक्ट बनाती है, 1100 पेटेंटेड है, 7000 एकड़ के फार्म हाउसेज है, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी देते हैं, जिसपे एक पैसे का कर्ज नहीं है। उसकी आपसे पार्टनरशिप इस कंडीशन में है कि मेरे आका तुम बताना मुझे किसको क्या देना है। आपकी बिना मर्जी के कोई पाउच नहीं ले सकता। आप देखिए कितनी बड़ी पावर है आपके पास। ये बिजनेस है मोटिवेशन का। यदि आपके पास मोटिव है, आपके पास लक्ष्य है, वो लक्ष्य आपका होना चाहिए, वो लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। अभी मैंने बताया छोटी सी जिंदगी है, इसे घटिया नहीं होना चाहिए। वो लक्ष्य आपका होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। उसे आप विजुलाइज करोगे तो बार बार विजुलाइज करोगे तो आपके अंतर मन में चले जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड की ये फितरत है कि जो चीज उसके अंदर चली जाती है उसको निकलने नहीं देता है, जब तक हम उस चीज को लगाव के साथ अंदर रखना चाहते हैं। जब मैंने इसको देखा था तो मुझे समय की डिमांड थी, मेरे पास समय नहीं था, पैसा भी नहीं था। मिडिल क्लास की पोजीशन क्या होती है, उसमें साहस नहीं है ये कहने का कि मैं अमीर हूं, और इसमें अफसोस होता है ये बताने में मैं गरीब हूं, इसलिए ढक के रखता है, और कुछ नहीं है। जमाना बदल रहा है दोस्तों। हमारे टाइम में तो रोजगार थे, और रोजगार के लिए डांस करना पड़ता है, ट्विस्ट करना पड़ता है। रोजगार उसके बाद भी अंडर रोजगार मिलते हैं। 10 से 5 की नौकरी में यदि नॉर्मल जीवन को जी करके जाना है तो तुम्हारी मर्जी। हमारा टाइम सस्ता था, गरीबी का था। 2 जोड़ी कपड़े साल भर चलते थे, है ना। मकान बनाने के लिए बहुत बड़ा कोई आर्किटेक्ट और बहुत सिस्टम की जरूरत नहीं थी। आज तो प्लॉट भी नहीं मिलते हैं। जमाना बदल रहा है। यदि कोई व्यक्ति 3 काम कर ले, मैं कहता हूं उसकी जिंदगी सफल हो गई। पहला काम, बच्चों को अच्छी परवरिश कर दे, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे दे, परवरिश के साथ कोई घरौंदा बना ले और बच्चों की अच्छी शादी कर दे। यदि आप ये महसूस करते हैं कि आपके बच्चों की परवरिश प्रॉपर हो रही है, उनके एजुकेशन में कोई कोताही नहीं है, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ये महसूस करते हैं कि आपके पास सुकून है, समय है, तो अभी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप समझते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका परिवार का स्वास्थ्य अच्छा है, ओके, जियो उस लाइफ को। यदि आप ये महसूस करते हो कि ईश्वर ने जो मुझे बनाया है, मैं उसके पर्पज को कहां पे पूरा कर पा रहा हूं। रोटी तो जानवर भी अपने लिए पैदा करते हैं, घरौंदा तो वो भी बनाते हैं, लव फेस्ट तो वो भी करते हैं, समूह में तो वो भी रहते हैं। तो ये तो मनुष्य जीवन नहीं है।
मनुष्य जीवन का अभिप्राय क्या है? जो दूसरों के काम आए। और दूसरों के काम कौन आएगा? जो मादा लगाएगा, दिल से किसी की मदद करने का प्रयास करेगा। कुलीन देसाई कहते हैं, यदि आपको किसी की मदद करनी है तो आपको उस श्रेणी में नहीं शामिल होना चाहिए जो मदद चाहने वाला खड़ा है। आपको गरीब नहीं होना चाहिए। तो ये बिजनेस जो है आपको उस श्रेणी से निकालता है। यदि आपके पास इन चीजों में से कोई चीज की कमी है तो आप मूल कार्य को करते हुए अनप्रोडक्टिव टाइम को मैनेज करके छोटे छोटे काम, बुक सीडी मीटिंग्स के साथ अपने आप को डेवलप करके अपलाइन की काउंसलिंग में इस बिजनेस को बहुत बड़ा आकार दे सकते हैं, जिसमें काम क्या है? खर्चा और चर्चा। खर्चा करना मजबूरी है और चर्चा करना फितरत है। यदि उस काम से हमारी लाइफ बदलती हो तो मुझे नहीं समझ में बैठता कि हम इसे दिल से क्यों नहीं करें। यदि आप इसे दिल से करेंगे तो ये बड़ा सरल है। लेकिन वही बात है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। आपको चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि सब लोग ये काम नहीं करेंगे। यदि सब लोग ये काम करेंगे तो बाकी के काम कौन करेगा? पंचर कौन लगाएगा? सफाई कौन करेगा? पेंटिंग कौन करेगा? किवाड़ कौन लगाएगा? बस कौन चलाएगा? सब चाहिए। हाँ, यदि आप ठानेंगे तो आप मानव इंजीनियर हो सकते हैं, मानव डॉक्टर हो सकते हैं, मानव रहनुमा हो सकते हैं। ह्यूमन बीइंग होना इस बिजनेस का सबसे बड़ा ध्येय है। और जो ह्यूमन बीइंग है वो इसमें सफल है। दोस्तों, मेरी बात को विराम देने से पहले मैं आपको एक चैलेंज और दे रहा हूं। ये कलयुग है। इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं। सतयुग में देवता देवलोक में रहते थे, मानव पृथ्वीलोक पे रहता था और दुष्ट पाताल लोक में रहता था। बैन था, उसका ऊपर आने का लॉक ही नहीं था, इसलिए सुखी जीवन जिया मानव ने। एक चीज और बता दूं, पृथ्वी रहने की एक ऐसी जगह है जिस पर रहने के लिए देवता भी तरसते हैं, और सौभाग्य से हमें ये मिला हुआ है। सतयुग पूरा होने के बाद में त्रेता आया। तीनों लोग बैठे जो इफेक्टिव थे, डिसाइड हुआ कैसे रहना है। निर्णय हुआ तीनों ही पृथ्वी पर रह लेते हैं। रावण भी आए, राम जी भी आए, मानव तो अपन तो थे ही, अपने पूर्वज तो थे ही। डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। वो दशरथ जी से बचपन में मांग के ले गए राम जी को, ऋषि मुनि, क्योंकि वहां पे उनको डिस्टर्बेंस किया जाता था दुष्टों द्वारा। तो वो वहां पर गए, उन्होंने उनका नरसंहार किया। लौटते समय जनक जी के यहाँ पहुंच गए, स्वयंवर हुआ, सीता जी से शादी हो गई। अयोध्या जा रहे थे इस खुशी में कि राज सिंहासन की तैयारी हो रही थी, लेकिन वहां पर कई आगे आ गई, बोलो भगाओ इसको यहाँ से। 14 वर्ष का वनवास हो गया, क्योंकि वो बैठे थे और, है ना, उन सबसे युद्ध हुआ, उनका नरसंहार किया, दुष्टों का संहार किया। उसके बाद में आए, ये त्रेता की कहानी है। उसके बाद द्वापर आया। तीनों फिर बैठे, डिसाइड हुआ कैसे रहना है। तो डिसाइड हुआ बोलो भाई, कुटुंब परिवार में रह लेते हैं। मानव तो रह ही रहा था, दानव और देवताओं ने डिसाइड किया कुटुंब परिवार में रह लेते हैं। कौरव पांडव, कृष्ण और कंस, ये द्वापर के दिन। कंस तो चाहता ही नहीं था कि कृष्ण का जन्म हो, और वहां पे दुर्योधन ने तो कह दिया, बोलो 5 गांव छोड़ो यार, मैं सुई के बराबर नहीं दूं जमीन। कितना नरसंहार हुआ। लेकिन कंस को मिटाने के लिए, पांडवों की मदद करने के लिए वो प्रभु थे। उदापुर भी पूरा हो गया। अब ये कलयुग है। तीनों फिर बैठे, तीनों में फिर काउंसलिंग हुई और डिसाइड हुआ तीनों ही एक ही शरीर में रह लेते हैं। विडंबना ये है कि शरीर में वो भी है जो गुर्राता है, और इस शरीर में वो भी है जो पिलपिलाता है, किसी की मदद करने की प्रेरणा देने का प्रयास करता है। अब ये आपको डिसाइड करना है। वो मरने के बाद स्वर्ग में गया, आधा हिस्सा, आधा क्या, थोड़ा सा हिस्सा स्वर्ग था, बाकी नरक था। उसने कहा दोनों को दिखाओ। और स्वर्ग में दिखाया गया, घुमाया गया, तो बैठे लोग, वार्तालाप चल रहा है, मगन हो रहे हैं, कोई सत्संग चल रहा है। बोलो नरक दिखाओ। तो दूत ने क्या किया, बोलो सीढ़ी लगा दी, बोलो इसके ऊपर चढ़ देख ले। उधर देखा तो भंगड़ा हो रहा है, डांस हो रहा है। अरे बोलो मेरे हिस्से में तो नरक ज्यादा है, इसी में जाऊंगा पहले। दूत बोले देख ले भाई,
नहीं नहीं बोलो, देख लिया, मैं तो इसी में जाऊंगा। गेट खोला, उसको धक्का दिया, दूध तो क्यों जाएगा। तो जैसे ही उसका सिर अंदर गया तो उसमें ड्रिसिंग ड्रिसिंग शुरू हो गई, बेहोश हो गया, नीचे पड़ गया। आधा हिस्सा बाहर था, आधा अंदर था। शाम को धर्मराज जी वहां से जा रहे थे, वो टकराए, अरे बोलो सुन, तुम्हारे यहाँ क्या, यहाँ पे भी नाटक होता है क्या। बोलो क्या बात हुई। अरे बोलो मुझे बताया क्या गया था, यहाँ पे मिल क्या रहा है। अरे बोलो वो तो ट्रेलर था, पिक्चर तो यही है। तो देखना आपको पड़ेगा, ये कलयुग है। सौभाग्य से हम लोगों को एक ऐसा टॉपिक मिला है जो हमारे किसी काम में छीण नहीं देता है, जो किसी काम में किसी तरीके की कोई हमें कोई लॉस नहीं देता है। एक चीज और बता दूं, इस बिजनेस के संपर्क में जो भी आया है वो इस बिजनेस में सफल हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो जीवन में कुछ करने में जरूर सफल हो गया, ये गारंटी की बात है, आप देख लेना। ये बिजनेस क्या देता है, छोटे छोटे कामों का रिजल्ट, लोगों की ना के रिजल्ट। यहाँ पे ये बिजनेस देता है आपको बढ़ता हुआ पैसा ईमानदारी के साथ। ये बिजनेस देता है समय की स्वतंत्रता, फ्रीडम। ये बिजनेस देता है अच्छा स्वास्थ्य। ये बिजनेस देता है आपके लिए सिक्योरिटी। ईश्वर ना करे कल को कुछ ऐसा हो जाए जिसमें मुखिया नहीं रहे तो परिवार का क्या होगा। यदि वो एक ही मोरी से पैसे की फ्लो होता है तो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी देता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्किल छोटा सा काम करती है लेकिन कॉम्बिनेशन में करती है। वो कबड्डी के खिलाड़ी अपोजिटर को जब कबड्डी देने आता है तो एक डिसाइड करता है पकड़ना है, लेकिन उसको यदि और सब हेल्प नहीं करे दिल से तो उसको रोक नहीं सकते। सेम वही बात यहाँ पे, पावर ऑफ यूनिटी। ये बिजनेस यूनिटी का है, आप इसे कर सकते हैं। देश का निर्माण आपके सामने है, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप मानव जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट, जोरदार तालियां होस्ट